नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ में हूं अमित गर्ग शुक्ला। सबसे पहले बात करेंगे बड़ी सियासी खबर की। तो देहरादून में आज पुष्कर धामी कैबिनेट की बड़ी बैठक हुई, जिसमें कई बड़े फैसले लिए गए। राज्य कर्मचारियों के लिए 11% महंगाई भत्ता बढ़ाने के प्रस्ताव पर मुहर लग गई है, यानी कि कर्मचारियों को चुनाव से पहले बड़ा तोहफा मिला है। कैबिनेट की बैठक में इसके अलावा भी कई अन्य बड़े फैसले लिए गए। हालांकि कैबिनेट की इस मीटिंग में गोल्डन कार्ड पॉलिसी में संशोधन प्रस्ताव नहीं आया, जिससे सचिवालय संघ खासा नाराज है। तो बेहद अहम बैठक बुलाई गई। इस बैठक में कई अहम प्रस्ताव रखे गए, उन प्रस्तावों पर मुहर लगी है। सबसे बड़ी बात यह है कि चुनाव से पहले राज्य सरकार ने बड़ा तोहफा दिया है। हालांकि गोल्डन कार्ड संशोधन प्रस्ताव नहीं लाया गया। इस बात को लेकर सचिवालय संघ में नाराजगी है। हमारे सहयोगी सुनील और प्रभात इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुनील, बैठक में कौन कौन से बड़े बड़े फैसले लिए गए और उनके क्या मायने हैं, विस्तार से समझाइए। देखिए अमित, आज की जो कैबिनेट रही वो लगभग मैराथन कैबिनेट हम कह सकते हैं। करीब 4 घंटे से ऊपर तक कैबिनेट चलती रही। हालांकि कैबिनेट में क्या क्या डिसीजन हुए इसकी ब्रीफिंग अभी नहीं की गई है, लेकिन जो जानकारी आई है कि करीब 29 प्रस्ताव कैबिनेट में आए, जिसमें से लोहाघाट नगर पंचायत थी उसको नगर पालिका का दर्जा देने की बात सामने आई है। इसके अलावा कर्मचारियों का जो डीए कोविड काल में सरकार ने फ्रीज कर दिया था। पिछले महीने सरकार ने डीए को खोल दिया था 11% बढ़ोतरी के साथ, लेकिन इसके आदेश नहीं हुए थे। चूंकि कैबिनेट में इस प्रस्ताव को जाना था, तो कैबिनेट ने 11% बढ़ोतरी के साथ डीए देने का जो प्रस्ताव था, मुख्यमंत्री की जो घोषणा थी, उसको भी मंजूरी दे दी है। इसके अलावा माना यह भी जा रहा है कि उद्यान विभाग से जो सरकारी उद्यान है उनको लीज पर देने का प्रस्ताव भी कैबिनेट में आ सकता है। दूसरी जो अहम बात रही कि गोल्डन कार्ड पॉलिसी में संशोधन को लेकर कर्मचारी लंबे समय से आंदोलनरत थे और उन्होंने बाकायदा इसकी वार्निंग भी पूर्व में दी थी कि अगर इस कैबिनेट में ये मुद्दा नहीं आता, गोल्डन कार्ड पॉलिसी में संशोधन नहीं किया जाता, तो कर्मचारी आंदोलन करेंगे। आज ये उम्मीद थी कि ये मसला कैबिनेट में आ सकता है, क्योंकि स्वास्थ्य मंत्री ने पूर्व में आश्वासन दिया था, लेकिन इस कैबिनेट में ये नहीं आया। जो जानकारी अभी तक मिली है, इससे कर्मचारियों में आक्रोश है और सचिवालय संघ ने ऐलान किया है कि कल वो जो शासनादेश है गोल्डन कार्ड का, उसकी पर्चियों को कल सचिवालय में जलाकर उसका विरोध किया जाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया सुनील आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। उधर देहरादून पहुंचे बीजेपी के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी अनिल बलूनी का बड़ा बयान सामने आया है। बलूनी ने कहा है कि कांग्रेस के वर्कर्स का मनोबल टूट चुका है और पार्टी में भगदड़ मची हुई है। उन्होंने कहा कि हरीश रावत और 1-2 को छोड़कर सभी लोग बीजेपी ज्वाइन करना चाहते हैं। बलूनी ने बताया कि बीजेपी इस चुनाव को गंभीरता से ले रही है और हम वो हर तैयारी कर रहे हैं जो जरूरी है। अब कांग्रेस ने भी इस पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। राज्यसभा सांसद और बीजेपी के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी अनिल बलूनी शुक्रवार को देहरादून दौरे पर रहे। इस दौरान बलूनी ने दावा किया कि उत्तराखंड में बीजेपी एक बार फिर फुल मेजॉरिटी के साथ आ रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में भगदड़ मची है, कार्यकर्ताओं का मनोबल टूट चुका है। हरीश रावत और 1-2 नेताओं को छोड़कर सब बीजेपी ज्वाइन करना चाहते हैं। हालात ये है कि अब बीजेपी को हाउसफुल का बोर्ड लगाना पड़ सकता है। देखिए, कांग्रेस के अंदर हरीश रावत जी को छोड़कर और एक आध और व्यक्ति को छोड़कर प्रत्येक व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी में आना चाहता है। कांग्रेस का जो कार्यकर्ता उसका मनोबल टूट चुका है और प्रत्येक व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी में आने के लिए तैयार है। अब हम लोगों के भाई हमारे अंदर तो स्पेस लिमिटेड है ना, तो हमको हाउसफुल का वोट लगाना पड़ता है। लेकिन कांग्रेस के अंदर भगदड़ मची हुई है। प्रत्येक व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता लेना चाहता है और यही इस बात का द्योतक है कि उत्तराखंड के अंदर भारतीय जनता पार्टी पुनः एक मजबूत मेजॉरिटी के साथ आने वाली है। सारी कांग्रेस और अन्य दल भी भारतीय जनता पार्टी का जुड़ना चाहते हैं। अनिल बलूनी के बयान पर जवाब कांग्रेस की ओर से भी आया। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने तो बाकायदा बीजेपी को 15 दिन का समय भी दे डाला कि बीजेपी इसके बाद देख ले कि उनका हाउस कितना फुल रहेगा और कितना खाली। वो इस बात का खुलासा करें कि हाउसफुल का बोर्ड उन्हें किस नेता के लिए लगाना पड़ा है। इस 15 दिन का समय जाने दीजिए। इस 15 दिन के बाद पता चलेगा कि उनके यहाँ कितना हाउसफुल है और उनका हाउस कितना खाली हो रहा है। ये 15 दिन के बाद पता चल जाएगा। बीजेपी और कांग्रेस में खींचतान जारी है। बीजेपी कांग्रेस के एक विधायक को पहले ही अपने पाले में ला चुकी है और दावा है कि रात भर अन्य विधायक भी हैं। अब कांग्रेस अगले 15 दिन के बाद क्या गुल खिलाएगी, ये देखना बाकी है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सुनील और प्रभात की रिपोर्ट।
और देहरादून से एक बड़ी खबर आ रही है। पीएमओ में सलाहकार भास्कर खुलबे देहरादून पहुंच चुके हैं। सचिवालय में भास्कर खुलबे सीएम पुष्कर धामी से मुलाकात करेंगे। बद्रीनाथ और केदारनाथ में चल रहे काम पर बातचीत होगी। खराब मौसम की वजह से बद्रीनाथ में खुलबे फंसे हुए थे और अब वो देहरादून पहुंच चुके हैं। कुछ देर में ही सीएम से उनकी मुलाकात होनी है। तो अक्टूबर में प्रधानमंत्री मोदी का दौरा हो सकता है। उससे पहले पीएमओ में सलाहकार यहाँ पर पहुंचे हुए हैं खुलबे और तमाम तैयारियों का वो जायजा ले रहे हैं। भास्कर खुलबे बद्रीनाथ और केदारनाथ में जो निर्माण कार्य चल रहे हैं उसका भी उन्होंने बारीकी से अवलोकन किया है, जायजा लिया है और अब वो सीएम से मुलाकात करने के लिए सचिवालय पहुंच चुके हैं। देहरादून से हमारे सहयोगी दीपांकर भट्ट इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपांकर, क्या जानकारी, क्या अपडेट है मुलाकात के बारे में? बिल्कुल अमित, जिस तरीके से हमने बताया था कि भास्कर खुलबे मौसम खराब होने की वजह से बद्रीनाथ में फंसे हुए थे, अब से कुछ देर पहले खबर है कि वो देहरादून पहुंच चुके हैं और अब सचिवालय में वो मुख्यमंत्री पुष्कर धामी से मुलाकात करेंगे और बद्रीनाथ केदारनाथ में जो 2 दिन का वक्त उन्होंने बिताया है, वहां पर किस तरीके से कामकाज हुआ और आगे कैसे प्लानिंग होनी है, मास्टर प्लान पे कैसे काम होना है, इसको लेकर वो मुख्यमंत्री से बातचीत करेंगे और उसके बाद फिर इसमें आगे की तैयारियों पर बातचीत भी होगी। अमित, ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करने के लिए पहुंचे और बाद में देहरादून लौटे। तो त्रिवेंद्र रावत से विवाद के बाद ये मुलाकात अहम मानी जा रही है और इसके कई मायने भी निकाले जा रहे हैं। वहीं मंत्री हरक सिंह रावत ने शाह से मुलाकात पर कहा कि अमित शाह को सभी बातों की जानकारी है। हरक रावत ने कहा कि मैंने जो कहा था सही कहा था और मैं अपने बयान पर कायम हूं। बता दें कि ढेंचा बीज घोटाले के मामले में बयान को लेकर हरक और त्रिवेंद्र आमने सामने थे। वो भी सारी चीज़ें मालूम रहती हैं क्योंकि वो माननीय अमित शाह जी होम मिनिस्टर हैं और इस नाते भी और पार्टी के बहुत वरिष्ठ नेता हैं, इस नाते भी बहुत सारी चीज़ें उनको सारी मालूम रहती हैं और मैं इस विषय पर बहुत बातचीत नहीं करना चाहता क्योंकि मैंने जो बात आपके चैनल में इंटरव्यू के समय कही थी वो मैंने सकारात्मक तरीके से कही थी। अमित शाह से मंत्री धन सिंह रावत ने भी मुलाकात की और उसके बाद कोऑपरेटिव मिनिस्टर धन सिंह रावत का कहना है कि मुख्यमंत्री घसियारी कल्याण योजना अक्टूबर में लॉन्च होगी और धन सिंह ने कहा कि खुद केंद्रीय कोऑपरेटिव मिनिस्टर अमित शाह इसे उत्तराखंड दौरे पर लॉन्च करेंगे। वहीं अमित शाह से मुलाकात के पीछे रायपुर से विधायक उमेश शर्मा काऊ से हुआ विवाद भी वजह माना जा रहा है। हालांकि धन सिंह रावत का कहना है कि कौन क्या मायने लगाता है ये नहीं कहा जा सकता, लेकिन हम विकास के मायने पर काम कर रहे हैं। पे बात हुई है और निश्चित रूप से अभी जो हमारी मीटिंग थी वो बिल्कुल ये थी कि घसियारी कल्याण योजना पे केंद्रित थी। जैसे उनका दौरा होगा यहाँ और आप तो चुनाव भी जैसे जैसे नज़दीक आएंगे तो मुझे लगता है कि गृह मंत्री जी का भी दौरा होने वाला है। कौन क्या मायना निकालता है ये अलग बात है, लेकिन हम तो विकास के मायने पे काम कर रहे हैं। रायपुर में जिस प्रकार से उनके सिटिंग विधायक का अपमान करते हुए अपने लिए जगह बनाने की कोशिश वो कर रहे हैं और उसके बाद कह रहे हैं कि मैं उस झगड़े के सिलसिले में अमित शाह जी को नहीं मिला बल्कि विकास के मामले में मिला। तो 4 साल और करीब 8-9 महीने का समय पूरा हो गया, अब तक वो विकास नहीं हुआ और अब जो 3 महीने का समय बचा है उसमें विकास करने के लिए अमित शाह जी को मिलना आवश्यक है। देहरादून में आज उत्तराखंड बीजेपी की मीडिया वर्कशॉप का आयोजन किया गया। आज सीएम पुष्कर सिंह धामी ने वर्कशॉप का उद्घाटन किया। वर्कशॉप में मीडिया टीम को जरूरी टिप्स दिए जा रहे हैं। वहीं पार्टी के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी अनिल बलूनी भी कार्यक्रम में शामिल हुए और उन्होंने भी कार्यकर्ताओं को टिप्स दिए। मीडिया हमारा लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है और उसकी बहुत बड़ी भूमिका है। तो सही प्रकार से लोगों के बीच में पार्टी का पक्ष जाए, सरकार का पक्ष जाए, उसके लिए लगातार समय समय पर इस प्रकार की वर्कशॉप होती रहती है और इसमें हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व से भी, प्रदेश नेतृत्व से भी और प्रदेश के विभिन्न कोनों से लोग आए हैं जो लगातार इस कार्यशाला में भाग लेंगे और जो पार्टी की नीतियां हैं, सरकार की नीतियां हैं, वो लोगों तक पहुंचाने का काम करेंगे, जन जन तक पहुंचाने का काम करेंगे। खबर नैनीताल से है। नैनीताल पालिका के सभी सभासदों ने इस्तीफा दे दिया है। कमिश्नर के जरिए सभी ने सरकार को इस्तीफा भेज दिया है। बताया जा रहा है कि सभी सभासद अधिकारियों की कार्यशैली से नाराज हैं।
बीजेपी सभासदों ने अपनी सरकार पर काम नहीं होने देने का आरोप लगाया है और इसी के चलते सभी सभासदों ने कमिश्नर के माध्यम से इस्तीफा भेज दिया है। एक और खबर नैनीताल से है। वित्तीय और प्रशासनिक अधिकारियों के लिए क्षेत्र पंचायत सदस्यों ने चुनाव से पहले आंदोलन की चेतावनी दी है। मंत्री से लेकर मुख्यमंत्री के सामने अपनी मांग रखने के बाद बीडीसी संगठन ने कहा है कि उनको अगर हक नहीं दिया गया तो आंदोलन के अलावा कोई रास्ता उनके पास बचेगा नहीं। क्षेत्र पंचायत सदस्यों ने कहा है कि उनके पास अधिकार नहीं है। संगठन ने मांग उठाई है कि जिला पंचायत और ग्राम पंचायत की तरह उनको भी अधिकार दिए जाएं ताकि अपने अपने क्षेत्र में विकास के काम ये लोग करवा पाएं। हालांकि सरकार ने भरोसा दिया है कि जल्द ही मांगों पर विचार किया जाएगा। ऐसे अधिकार मिले हैं और ये सरकार को सुझाव भी दे रहे हैं कि ये ऐसे सुझाव दे रहे हैं कि जिससे कि वित्तीय बोझ भी नहीं पड़ेगा। इसी तरह से हम अगर प्रमुखों को भी अगर ये प्रमुखों की निधि बना दें, अगर हमारी मांग शीघ्र से शीघ्र नहीं मानी जाए 2 दिन के अंदर, हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को भी कहा, तो फिर हम इसमें जो भी हमसे होगा, हमारे बीटीसी संगठन जो निर्णय लेगा, हम उग्र आंदोलन करेंगे, धरने पर बैठेंगे, जो न्याय उचित होगा वो कार्य हम करेंगे। वर्तमान में माननीय मुख्यमंत्री जी ने कई सकारात्मक फैसले लिए हैं और जो हमारे क्षेत्र पंचायत सदस्यों की जो उनकी मांगें हैं उस पर भी निश्चित रूप से सरकार विचार कर रही है। 5000 किलोमीटर लंबी सड़कों को 1 महीने में गड्ढा मुक्त करने का लक्ष्य रखा गया है। बारिश के बीच हो रहे इस काम पर विपक्ष अब सवाल खड़े कर रहा है। लोक निर्माण विभाग ने 15 सितंबर से सड़कों को गड्ढा मुक्त करने का अभियान चला रखा है, जिसमें 31 अक्टूबर तक 5827 किलोमीटर लंबी सड़कों को गड्ढा मुक्त करना है। लेकिन उसके सामने लगातार हो रही बरसात चुनौती बन गई। फिर भी विभाग ने काम शुरू कर दिया है। विभाग का दावा है कि करीब 1500 किलोमीटर में सड़कों को गड्ढा मुक्त कर दिया गया है। हम लोग उसकी स्थिति में हैं क्योंकि हमारे पास पूरी टीम है और उसकी स्थिति में हम लोग हैं, उसको हम करेंगे। उसके लिए निर्देश दिए गए हैं। जो टारगेट है वो हम इसलिए पूरा नहीं कर पाए क्योंकि बरसात काफ़ी थी और काफ़ी कनेक्टिविटी में काफ़ी बाधा थी, परंतु जैसे बरसात कम होगी हम 31 अक्टूबर तक पूरी तरीके से सड़कों संचालित कर देंगे। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी ने बिना टेंडर कार्यकर्ताओं को काम देने का एक नया तरीका इजाद कर लिया। वहीं इस अभियान पर सवाल भी खड़े हो रहे हैं क्योंकि बारिश के चलते कोलतार लगाते ही ये उखड़ जा रहे हैं। अगर ये गड्ढे भरते भी हैं इस बारिश के सीज़न में, तो बरसात के सीज़न में भरा हुआ कोलतार वो उसकी पकड़ कमज़ोर होती है और वो निश्चित रूप में 15-20 दिन में उसने उखड़ जाना है। ये एक दूसरा तरीका, ये अपने कार्यकर्ताओं को बिना टेंडर के काम देने का भी एक तरीका है। बिना टेंडर के सरकारी पैसों को खुर्द-बुर्द करने का भी एक तरीका है। भ्रष्टाचार का एक नया तरीका ईजाद कर रहे हैं। उत्तराखंड में सड़कें हमेशा से ही मुद्दा रही हैं। खासकर जब चुनाव नजदीक हो तो सड़क नहीं, वोट नहीं के नारे आम हो जाते हैं। फिलहाल प्रदेश भर में कोई भी सड़क ऐसी नहीं जो बारिश में सुरक्षित हो। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सुनील नौप्रभात की रिपोर्ट। यहाँ रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। कहानी